चलो, कल हम लोगों ने 8 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा। ओके, कल हमने 8 कॉन्सेप्ट तक पढ़ लिए थे, हमें 9वां कॉन्सेप्ट पढ़ना था, लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इन द गिवन सिचुएशन, क्वेश्चन है, अभी नोट डाउन नहीं करना, आपने ऑप्टिकल पाथ लेंथ लिख लिया, ठीक है? बस इस क्वेश्चन का मुझे जवाब देना है। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, find the number of bright fringes, find the number of bright fringes। चलो, ये मान लो सोर्स है S1, ये मान लो सोर्स है S2, इनके बीच की जो दूरी है वो दे रखा 5 लैम्डा, ठीक है? और ये जो डिस्टेंस है मान लो D दिया हुआ है, और अपने को पूछ रहा है, ये सेंटर, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है? ये सेंट्रल मैक्सिमम की पोजीशन, आपसे पूछ रहा है कितने ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, बताओ। हाँ, 9, ठीक है? तो कैसे बताया आप लोगों ने? सर एक तो सेंट्रल मैक्सिमम बन गया, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, ठीक है? मैक्सिमा कहाँ बनता था? जहाँ पे लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल होता था एन का, ठीक है? चल, तो डेल्टा एक्स 0 यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे 2 लैम्डा, यहाँ पे 3 लैम्डा, यहाँ पे 4 लैम्डा, यहाँ पे 5 लैम्डा। यहाँ पे क्या बनेगा? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा और 5 लैम्डा, ठीक है? तो क्या 5 लैम्डा अप्रोचेबल है क्या? जब इनफाइनाइट पहुंचे थे तभी तो। अब ये जैसे मान लो वेव जा रही दो सोर्सेज से, ये इनफाइनाइट पे चली गई, तो इनके बीच की जो दूरी है स्लिट्स के बीच की, वही तो पाथ डिफरेंस होता था, और ये इनफाइनाइट का केस है, तो ये अप्रोचेबल नहीं है। ओके, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट मैक्सिमा, तो बताओ ये भी फर्स्ट मैक्सिमा है और ये भी फर्स्ट मैक्सिमा है, ठीक है? मैं यही बताना चाह रहा था कि बच्चे इसको कुछ और काउंट कर ले, नहीं, ये सेंट्रल था, सेंट्रल से इस तरफ गया पहला मैक्सिमा मिला तो फर्स्ट मैक्सिमा है, सेंट्रल से डाउनवर्ड गया तो पहला मिला तो ये फर्स्ट मैक्सिमा। दो मैक्सिमा के बीच में क्या बनता था? एक मिनिमा। दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा। ओके, चल, यहाँ पे मिनिमा बनेगा आपको, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9। जहां पे मैक्सिमा बनेगा वहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस बनते थे, तो टोटल 9 ब्राइट फ्रिंजेस। अगर मैं पूछता पूछता कितने डार्क फ्रिंजेस बने, डार्क कितने बनेंगे? 8। सर दो मैक्सिमा के बीच में, ये तो काउंट ही नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन रहे क्या? ये भूल गया मैं। 8, 8 है, समझ में आया क्या? चलो, अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑप्टिकल पाथ में, ठीक है? तो ये भी फर्स्ट मैक्सिमा है और ये भी फर्स्ट मैक्सिमा, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था। चलो, फर्स्ट मैक्सिमा, ओके। और मैं सोच रहा था आज ही पोलराइजेशन पढ़ा दूं, लेकिन मंडे को आराम से पढ़े, ठीक है? ओके, पोलराइजेशन 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, और जल्दी हो जाएगा तो आपको जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट नंबर 9, कॉन्सेप्ट नंबर 9, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। चलो, अब ये होता क्या है ऑप्टिकल पाथ लेंथ? फॉर एग्जांपल, मान लो, अभी बस समझना, अभी लिखना कुछ भी नहीं, बस देखो, अभी इधर ध्यान दो सब लोग। चलो, मान लो ये डिस्टेंस है d, और ये डिस्टेंस d है फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में, ये डिस्टेंस है d और ये है फ्री स्पेस में, ठीक है? अब यहाँ से लाइट वेव गई, मान लो लाइट की वेव गई, ठीक है? लाइट फ्री स्पेस में कितने स्पीड से ट्रेवल करता था? c स्पीड से ट्रेवल करता था क्या? तो d डिस्टेंस तक जाने में इसको कितना समय लगेगा? समय बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और सॉरी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम बराबर, यही तो लिखते थे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इन फ्री स्पेस बात कर रहा हूँ। तो फ्री स्पेस में मान लो टाइम, डिस्टेंस कितना दिया था d,
और स्पीड कितना दिया है c, ये टाइम लगा फ्री स्पेस। चलो अब मीडियम में जा रहे हैं, ठीक है, लाइट को सेम डिस्टेंस तक मीडियम में ट्रेवल कराने में मुझे कितना समय लगेगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस। अब मैंने क्या कर दिया, मीडियम फिल कर दिया। मीडियम में क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड कम, ठीक है। चल अब मैंने मीडियम फिल कर दिया। चल मान लो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो बोला म्यू, सेम डिस्टेंस है डी, सेम डिस्टेंस है डी। अब यहाँ से देखना, ध्यान देना है, अब यहाँ से लाइट ट्रेवल करते हुए जा रही है, ठीक है, तो मीडियम में इसको ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा मान लो ये टाइम t1, मीडियम में समय कितना लगेगा, टाइम बराबर क्या पढ़ते थे आप, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम मान लिया यहाँ पे t2 है और डिस्टेंस कितना है d, सर सेम लेंथ है, सेम लेंथ तक हम मीडियम में जा रहे हैं। स्पीड क्या लिखोगे यहाँ पे, c बाई म्यू, तो ये स्पीड यहाँ पे लिखो c बाई म्यू। तो जो यहाँ पे t2 आएगा, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे लिख देता हूँ t2 बराबर म्यू d अपॉन में c, यह है क्या। तो क्या मीडियम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा समय, म्यू टाइम्स ऑफ t1 है ये, t2 बराबर क्या लिखा हुआ, म्यू टाइम्स ऑफ t1, और म्यू की वैल्यू तो सर मिनिमम 1 होती है और 1 से ज्यादा ही होगी। जब 1 से ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू t2 की t1 से ज्यादा आएगी, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, t1 से ज्यादा होगी। ओके गेट को ओपन कर दो चलो, तो ओवरऑल वैल्यू t1 से ज्यादा है। अब तो यहाँ तो ऑप्टिकल लेंथ क्या हुआ फिर, देखो सेम डिस्टेंस तक हम फ्री स्पेस में गए तो हमें डी बाई सी समय लगा, सेम डिस्टेंस तक हम मीडियम में गए तो म्यू डी अपॉन सी समय लगा। तो किसमें ज्यादा समय लग रहा है, मीडियम में जाने में। आप सोचो ना, एक स्विमिंग पूल है, उसके पूरे पानी को निकाल दो, पूरे वाटर को निकाल दो, फिर उसमें स्विमिंग पूल से एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाओ। मान लो ये स्विमिंग पूल है, आपने वाटर को निकाल दिया, आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक गए, ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से चले जाओगे, तेजी से जाओगे। अगर मैं इसी में वाटर फिल कर देता इस लेवल तक, अब तुमको चलने में थोड़ी दिक्कत आएगी ना। सारा नींद आ रही क्या पानी वगैरह पी लो। चलो तो क्या हुआ यहाँ पे बताओ, अब इसको समय ज्यादा लगा, मीडियम में यही हो रहा था लाइट के साथ। जब स्विमिंग पूल खाली था तो जब स्विमिंग पूल खाली था तो कम समय लग रहा था, क्या सेम डिस्टेंस जल्दी से कवर करने में। जब स्विमिंग पूल में हमने पानी फिल कर दिया तो ज्यादा समय लगने लग गया, क्या वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो, और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल लेंथ, दोनों ही केस में ज्योमेट्रिकल लेंथ बराबर है, ठीक है दोनों। अब क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है ये समझते हैं। चलो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल पाथ, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ और इक्वल, ज्योमेट्रिकल मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। ज्योमेट्रिकल, यहाँ पे क्या समझ में आपने को, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ आर इक्वल, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ आर इक्वल, ठीक है। चलो तो जब ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ ये भी डी है, ये भी डी है, समझ में आया। तो सर मीडियम में लाइट को ट्रेवल करने में, ये लाइट है, मीडियम में लाइट को ट्रेवल करने में ज्यादा समय लगा। अब देखो क्या होता है, ठीक है। अब ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है, मीडियम में मान लो कोई एक्स डिस्टेंस है, मीडियम में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसका समय जितना समय लगा, मान लो मीडियम में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना समय लगा, उतने ही समय में वो फ्री स्पेस में कितनी दूर जाएगा, वही होता है ऑप्टिकल पाथ। मान लो ये मीडियम ले लिया मैंने, मान लो ये मीडियम ले लिया मैंने, ठीक है ओके, ये मीडियम, मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू, और इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स, पाथ लेंथ जो दिया हुआ है यहाँ पे एक्स है, मतलब अब यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराया, लाइट इस मीडियम में ट्रेवल करते हुए जा रही थी, मान लो लाइट जा रही है ट्रेवल करते हुए, तो समय कितना लगे यहाँ पे, टाइम, टाइम आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ओके। तो डिस्टेंस कितना है एक्स, स्पीड कितना है सर, मीडियम में स्पीड होता है सी बाई म्यू, तो टाइम बराबर क्या है, म्यू एक्स अपॉन में सी, ये है क्या।
अब सेम टाइम में ये जो टाइम है, सेम टाइम में ये फ्री स्पेस में कितना जाएगा, उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। बात समझ आई? सेम टाइम में ये फ्री स्पेस में कितना जाएगा, उसी को भाई आप सोचो ना। अभी समझाता हूँ, चलो इस कॉन्सेप्ट से समझाओ अभी रुको। तो अब फ्री स्पेस में मान लो, फ्री स्पेस सेम टाइम में फ्री स्पेस में कितना गया, हमने देखा सर म्यू एक्स डिस्टेंस गया, म्यू एक्स डिस्टेंस जाने में भी उसको इतना ही टाइम लगा, प्रूव कर देता हूँ, ये फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराया आपने, ठीक है, लाइट ट्रेवल करती हुई जा रही है, फ्री स्पेस में स्पीड होती है सी, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ओके। तो टाइम कितना आया, डिस्टेंस कितना है, म्यू एक्स डिवाइड बाई सी, क्या दोनों ही टाइम सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो म्यू एक्स क्या हो गया आपका, ये यही है ऑप्टिकल पाथ लेंथ, समझ में आया सर। सेम टाइम में, सेम टाइम में ये इस मीडियम में एक्स डिस्टेंस लाइट मीडियम में एक्स डिस्टेंस तक जाने में जितना समय लिया, उतने ही समय में वो फ्री स्पेस में कितना दूर चला गया। अगर मैं पूछ एक्स निकालना चाहता ना, अगर ये डिस्टेंस निकालना चाहता तो यही आता म्यू इंटू एक्स, ये निकालना चाहता तो यही आता। अब मुझे पता है सर ये म्यू एक्स होता है, ठीक है, आप प्रूफ भी कर सकते थे, मान लो ये डिस्टेंस थी वाई, तो सर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ओके, वाई अपॉन में सी, वाई बराबर क्या लिखोगे सी टी, और टी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या होगा सी इंटू म्यू एक्स अपॉन में सी, सी से सी कैंसिल, वाई बराबर क्या है म्यू एक्स, यही तो लिखा था मैंने, ठीक है। समझ में ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या है, ठीक है। दो ऐसे पाथ, ऑप्टिकल पाथ में किसको बोलेंगे, टू सच पाथ लेंथ इन विच टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल इज इक्वल, समझ में आया? दो ऐसे पाथ लेंथ जिसको ट्रेवल करने में, दो ऐसे पाथ लेंथ जिसको ट्रेवल करने में लाइट सेम टाइम लेगा, बस यही है ऑप्टिकल पाथ लेंथ, समझ में आया? ओके। तो ये तो आपका थोड़ा एग्जांपल मतलब समझाने का तरीका था, ओके। तो लिख लो इसकी डेफिनेशन क्या होती है ऑप्टिकल पाथ लेंथ, पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद ये सब बना लो, ठीक। तो ऑप्टिकल पाथ लिखो, टू सच पाथ लेंथ, टू सच पाथ लेंथ in which time taken by the light, in which time taken by light travel is equal, in which time taken by light to travel is equal to such path length in which time taken by light to travel is equal, ठीक है, ओके। तो यही है वो पाथ लेंथ, ठीक है। मीडियम था, मीडियम था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, म्यू। ज़्यादा समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कैसी तबीयत है, ठीक है। अब मेरी खराब है, ठीक। सर्दी जुकाम हो जा रहा है आए दिन, सही हो रहा फिर हो जा रहा, सही हो रहा फिर हो जा म्यू। तो ये जो स्पीड मान लो इसकी डिस्टेंस है मीडियम में, भाई ध्यान, क्या रहा रिजल्ट फिर इलेक्शन में, नाचे वाचे नहीं, हाँ? देखा नुक्कड़ पे तुम नाच रहे थे, तुमको लोग कंधे पे बिठा के आए, हाँ? मिठाई खाने को मिली कि नहीं तुमको, चलो आज हम खिलाएंगे, चलो देखो। ये लाइट ट्रेवल कर इस मीडियम में एक्स डिस्टेंस तक जाने में इसको जितना समय लगेगा उतना ही, ये क्या है इक्विवेलेंट का सिंबल है, किसका सिंबल है, इक्विवेलेंट का, उतना ही इसको, उतने ही समय, उतने ही समय में ये म्यू एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मीडियम में एक्स डिस्टेंस तक जाने में जितना समय लगा, फ्री स्पेस, ये क्या है फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में म्यू एक्स डिस्टेंस जाने में भी उतना ही समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम है t1, मान लो यहाँ पे जो टाइम है t2, ये फ्री स्पेस है, लाइट ट्रेवल करती हुई आ रही, स्पीड ऑफ लाइट है c, तो t1 बराबर t2। तो दो ऐसे पाथ, देखो क्या लिखा, टू सच पाथ लेंथ, दो ऐसे पाथ लेंथ, दो ऐसे पाथ लेंथ जिनमें लाइट को ट्रेवल करने में सेम टाइम लगे, इक्वल, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल पाथ लेंथ,
ठीक है, ये मीडियम है, ये फ्री स्पेस, ये दोनों ही केस में लाइट को ट्रेवल करने में सेम टाइम लगेगा। मैं लिखता था अपने नोट्स में, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ में क्या होता था, ऑप्टिकल पाथ लेंथ में जो आप लोगों ने पढ़ा, उसका जो पूरा क्रक्स है वो क्या है, देखो मीडियम में एक्स चलना, हालांकि क्वेश्चन अभी तक बहुत ही कम आए हैं इससे, खैर आप लोग समझ लो, मीडियम में एक्स चलना इज इक्विवेलेंट टू फ्री स्पेस में म्यू एक्स चलना, यही है आपका ऑप्टिकल पाथ लेंथ का डिफिनेशन। समझ में आया? मीडियम में एक्स जाने में जितना समय लगा उतना ही इसको फ्री स्पेस में म्यू एक्स जाने में समय, ठीक है, या यूं कहूं मीडियम में टी समय ले रहा है तो फ्री स्पेस में म्यू टी समय लेगा, ठीक है। मीडियम में टी चलना, मीडियम में टी समय तक चलना, टी समय तक चलना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीडियम में टी समय तक चलना इज इक्विवेलेंट टू फ्री स्पेस में म्यू टी समय तक चलना, टी बाई म्यू होगा, मीडियम में टी समय तक चल रहा है तो फ्री स्पेस में कितना समय, उसी लेंथ को कवर करने में अगर मैं एक्स लिख देता यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेम टाइम, तो सी टी, और ये टी की वैल्यू कितना थी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, म्यू इंटू टी वन, और यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ फ्री स्पेस में तो फ्री स्पेस में सेम डिस्टेंस जाने में, मतलब ये सेम डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि म्यू एक्स गया है, नहीं, फ्री स्पेस में सेम डिस्टेंस जाने में, अगर मीडियम एक्स डिस्टेंस गया है तो फ्री स्पेस, देखो मान लो इधर देखो मीडियम एक्स डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा बताओ, मीडियम एक्स डिस्टेंस जाने में या एक्स डिस्टेंस तक जाने में एक्स डिस्टेंस किसके बराबर होगा, चलो मान लो टी बराबर क्या लिखोगे, एक्स अपॉन में सी बाई म्यू, मीडियम में आया क्या, ये मीडियम में आया है, अब सेम डिस्टेंस फ्री स्पेस जाने में कितना समय, मान रहे टी वन, इसको सिंप्लीफाई करो, लिख लेना है म्यू एक्स अपॉन में सी, अब सेम डिस्टेंस फ्री स्पेस जाने में कितना समय लगेगा, ये देखो मान लो सर टी टू समय लगेगा, तो सेम डिस्टेंस जाना है, एक्स डिस्टेंस जाना है फ्री स्पेस में सी, ठीक है, अब एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सी टी वन अपॉन में म्यू, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये टी बाई म्यू आएगा ना, देख लेता हूँ, तो ये एक्स आ गया, अब यहाँ पे पुट करो टी टू बराबर सी टी वन अपॉन में म्यू, ये एक्स की वैल्यू है डिवाइडेड बाई सी, तो टी वन बाई म्यू, ठीक है, लेकिन अगर सेम डिस्टेंस तक जाना है तो अगर फ्री स्पेस में मुझे सेम डिस्टेंस तक जाना था तो ये समझ आया, टी बाई म्यू, ओके, टी बाई म्यू, मीडियम में टी समय तक चलना इज इक्विवेलेंट टू फ्री स्पेस में टी बाई म्यू समय तक चलना, समझना, हाँ चलो अभी सही, मीडियम में एक्स चलने में इसको टी समय लग रहा है तो फ्री स्पेस में म्यू एक्स चलने में कितना समय लगेगा इसको, हाँ नहीं म्यू एक्स चलने में, अभी तो हमने सेम डिस्टेंस में निकाल लिया ना, खैर अभी ये समझ में आया, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या था सर, मीडियम में एक्स डिस्टेंस चलने में जितना समय लगा उतने ही समय में फ्री स्पेस में कितना जाएगा, उसी को क्या बोलते थे, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या था, टू सच पाथ लेंथ इन विच टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल इज इक्वल, मीडियम में एक्स डिस्टेंस गया है तो जाहिर सी बात है फ्री स्पेस में ज्यादा डिस्टेंस जाएगा क्या, जाहिर सी बात है ना, तो देखो लिखा है ना मैंने म्यू एक्स,
मीडियम में अगर एक्स चल रहा है लाइट, तो फ्री स्पेस में उतने ही समय में म्यू एक्स जाएगा। वहां पे देखो डिफिनेशन पूरा लिख दिया मैंने, डेरिवेशन भी किया था, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो इसको हटा देना आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझा, तो आज गर्मी ज्यादा है क्या? समझ में आया? दो ऐसे पाथ लें जिनको ट्रेवल करने में लाइट को सेम टाइम, ठीक है। दो ऐसे पाथ लेंथ जिनको ट्रेवल करने में लाइट को सेम टाइम लगेगा, ऐसे पाथ लेंथ को हम क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकल पाथ लेंथ। जनरली हम फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में बातें करते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे एक नया मीडियम है, यहाँ पे दूसरा मीडियम, ठीक है, म्यू वन म्यू टू, तो उसमें भी निकाल सकते हो, ठीक है, रिलेशन, ठीक है, इक्वेट कर देना। ये एक पॉइंट है बी। ऐसे पाथ है, ठीक है, ये दो पाथ है, ठीक है, ए से बी तक मुझे जाना है और ये दो रास्ते, ठीक है, दोनों की ही जो पाथ लेंथ है वो क्या है? 100 किलोमीटर। दोनों की ही पाथ लेंथ मैंने बोल दिया 100 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, अब मैंने ये बोल दिया कि यार इस रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा है, इस रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा है, ये रास्ता बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो बताओ कौन से रास्ते से इसको जाने में ज्यादा समय लगेगा? ऊपर वाले से, ठीक है, सेम डिस्टेंस तक जाने में, ठीक है। ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या है? इक्वल है क्या? ये भी डी 100 किलोमीटर, ये भी डी, भाई दोनों का ही जो डी है वो क्या है? 100 किलोमीटर। सर ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ तो इक्वल है, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ तो इक्वल है, लेकिन पहले वाले रास्ते में ट्रैफिक आ गया सर। क्या आ गया? ट्रैफिक आ गया। इसका मतलब क्या है सर? इधर से जाने में सेम डिस्टेंस कवर करने में मुझे ज्यादा समय लगेगा। अब उसको ऐसे इमेजिन करो, ट्रैफिक की जगह सोचो मीडियम, लाइट को 100 किलोमीटर मीडियम में ट्रेवल करना है, तो मान लो समय लगा T2। अब लाइट को 100 किलोमीटर फ्री स्पेस में ट्रेवल करना है, मान लो समय लगा T1। तो जो T2 आएगा वो ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात है, म्यू टाइम्स ऑफ। समझ में आया क्या? यही तो बताया था अभी। हाँ, ठीक है। अब मान लो ये 5 किलोमीटर है ए, और ये है बी, ये क्या है? 7 किलोमीटर, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यार इस रास्ते में ना ट्रैफिक है, और ये हाईवे है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल, ठीक है। ये गली मोहल्ले की सड़क है और ये बिल्कुल हाईवे है, ठीक है। तो क्या इस बात की संभावना है कि जब दोनों ही यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे सेम समय पहुंच जाए? क्या इस बात की संभावना है? बिल्कुल। सर 5 किलोमीटर वाले रास्ते में ट्रैफिक है तो इधर ज्यादा समय लगेगा। सर ये पाथ लेंथ तो ज्यादा है 7 किलोमीटर, लेकिन ये बिल्कुल खाली है, जल्दी पहुंच जाओगे ना। तो मीडियम, जब लाइट फ्री स्पेस में ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। ये कौन सा केस है? फ्री स्पेस वाला। और ये मीडियम, मीडियम में लाइट स्पीड बाय द फैक्टर ऑफ म्यू कम हो जाता है। समझा? बाय द फैक्टर ऑफ म्यू कम, मतलब 1/म्यू हो जाता है ना, ठीक है। तो जब स्पीड कम हो गई तो सर कम दूरी है लेकिन ज्यादा समय लगेगा। मान लो कम दूरी है लेकिन उसकी स्पीड भी कम हो गई, दूरी नो डाउट कम ही थी लेकिन स्पीड भी कम हो गई, तो समय बढ़ गया ना। और सर यहाँ पे दूरी ज्यादा है लेकिन स्पीड ज्यादा है, तो क्या इस बात की संभावना है कि दोनों को समय बराबर लगे ए से बी तक पहुंचने? यही है ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। टाइम टेकिंग, मान लो इधर जा रहे हैं, ठीक है, मान लो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पर्सन, इट इज पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल या मस्ट बी पॉसिबल, ऐसे बोल, इट मे बी पॉसिबल दैट T1 बराबर T2। हो सकता है भाई साहब ढाबे पे रुके, खाना पीना खाने लगे यहीं के बीच, तो इनका टाइम तो ज़्यादा चला गया। तो ये क्या है? फ्री स्पेस से जब लाइट ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, उतने ही समय में वो ज़्यादा दूर तक चला जाए, ठीक है। समझ में आया? T1 बराबर T2 कॉन्सेप्ट यही है ऑप्टिक। दो ऐसे पाथ लेंथ जिनको ट्रेवल करने में लाइट बराबर समय, उसको क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकल पाथ। अगर लाइट 7 किलोमीटर फ्री स्पेस में 10 मिनट में कवर कर रहा है, तो 5 किलोमीटर, मान लो 10 सेकंड फॉर एग्जाम्पल, वैसे इतना कम समय, इतना ज्यादा समय तो नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड में तो 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। मान लो कोई पर्सन है, या यूं कहूं अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, लाइट को 7 किलोमीटर तक जाने में मान लो 1 सेकंड लगा, ठीक है। लाइट को 5 किलोमीटर तक जाने में मीडियम में भी 1 सेकंड का ही समय लगेगा, ठीक है। यही आपका ऑप्टिकल पाथ लेंथ, समझ में आया? दो ऐसे पाथ लेंथ जिनको ट्रेवल करने में हमें बराबर, तो ये दोनों पाथ लेंथ क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट है। यही है आपका ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। चलो।
लेकिन यहाँ पे हमने एक ऐसा केस लिया कि सर सेम टाइम में दो ऐसे पाथ लेंथ जो सेम टाइम में, या क्या बोला था मैं, दो ऐसे पाथ लेंथ जिनको ट्रेवल करने हमें सेम टाइम लगे, उसको क्या बोलते थे, ऑप्टिकल पाथ। ठीक, तो मैं चलो नोट डाउन करो। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझ लेना, ठीक है, फिर से समझा दूंगा आपको। अभी बस ये सब एग्जांपल नोट डाउन कर लो जो भी मैंने बनाए। तो मान लो फ्री स्पेस में वो 100 किलोमीटर गया 10 सेकेंड में, मान लो फ्री स्पेस में 100 किलोमीटर गया 10 सेकेंड में, तो मीडियम में वो 10 सेकेंड में कितना जाएगा, मान लो 80 किलोमीटर। तो फ्री स्पेस में जो 100 किलोमीटर है इज इक्विवेलेंट टू 80 किलोमीटर इन मीडियम। सेम समय में दो ऐसे पाथ लें जिनको ट्रेवल करने में सेम टाइम लगे, उस पाथ लेंथ को हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछेगा, अगर कोई लाइट है वो मीडियम में ट्रेवल कर रही है इतने टाइम में इतने स्पीड से, ठीक है, तो बताओ सेम टाइम में, सेम टाइम में वो फ्री स्पेस में कितना दूर जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लेंगे। तो जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, उसमें ये दोनों ही सोर्सेस क्या थे, कोहेरेंट थे। कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाया था, वेव फ्रंट डिवीजन मेथड से बनाया था। मान लो इन दोनों ही स्लिट्स के बीच की दूरी है स्मॉल डी, ठीक है, और एक स्क्रीन है जो स्लिट से कितनी दूर है, कैपिटल डी। स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी है कैपिटल डी। ठीक है, चलो मान लो स्क्रीन का ये कहाँ पे है, सेंटर। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनता था, जहाँ पे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस जीरो होता था, उसको हम क्या बोलते थे, सेंट्रल मैक्सिमा। अगर मान लो मैंने बोला सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, जहाँ पे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों ही जीरो होंगे। ओके, चलो अब मान लो यहाँ से वेव आई सोर्स नंबर 1 से, ठीक, वेव सोर्स नंबर 1 से आई, यहाँ से भी वेव आई। अब इन दोनों ही वेव का क्या हुआ, सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन, और हमने देखा सर कि पाथ डिफरेंस जीरो था, तो मैंने क्या बोला था, जीरो, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, इन सब पे क्या बनेगा, मैक्सिमा। इन सब पे क्या बनेगा, मैक्सिमा। ओके, तो सर नो डाउट यहाँ पे क्या बनेगा, मैक्सिमा। ओके भाई, यही तो कंडीशन पढ़ते थे, डेल्टा फाई अपॉन में 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन में कैपिटल टी। ये क्या है, फेज डिफरेंस डेल्टा एक्स, क्या है पाथ डिफरेंस डेल्टा टी, क्या है टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस ये सब लिखवा दिया था मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, एक स्लैब को इंसर्ट कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ठीक है, ओके, उसी में अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब मैंने क्या कर दिया, S1 के सामने वेव थी, S1 सोर्स से जो वेव आ रही थी उसके सामने हमने क्या इंसर्ट कर दिया, वेव। तब सभी लोग बताओ, क्या पाथ लेंथ में अब डिफरेंस, दोनों की पाथ लेंथ इक्वल नहीं है। आपने सर स्लैब इंसर्ट कर दिया, अब इसकी पाथ लेंथ बताओ यहाँ पे चेंज हो जाएगी। हाँ बताओ, इसमें सर इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम तो सेम टाइम में कम दूरी जाएगा, तो पाथ लेंथ कम आएगी, इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी ना भाई। अभी दोनों जब वैक्यूम में थे, फ्री स्पेस में थे, तो दोनों की पाथ लेंथ इक्वल थी। जैसे ही मैंने स्लैब इंसर्ट किया, तो सर सेम डिस्टेंस तक जाने में इसको ज्यादा समय लगेगा। ज्यादा समय लगेगा क्या सर, जब फ्री स्पेस था तो सेम डिस्टेंस तक दोनों इक्वल टाइम ले लिए, अब इस वाले को ज्यादा समय लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में, या यूं कहूं कि अब इसको सर एक्स डिस्टेंस, या जितना समय लग रहा था पहले, फॉर एग्जाम्पल पहले मान लो ये डिस्टेंस कवर करने में इसको 1 सेकेंड लगा, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अब कितना लगेगा, 2 सेकेंड, ज्यादा समय लगेगा क्योंकि हमने स्लैब को इंसर्ट कर दिया। क्या अब दोनों की पाथ डिफरेंस इक्वल है क्या, क्या अब सेंटर पे मैक्सिमा बनेगा क्या, हाँ बताओ। अब दोनों ही वेव अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगी, अब दोनों ही वेव अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगी, तो क्या टाइम डिफरेंस आ गया, क्या टाइम डिफरेंस आ गया, तो पाथ डिफरेंस आ गया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई, आपने स्लैब को इंसर्ट कराया, तो अब सेम डिस्टेंस तक जाने में इस वाली वेव को ज्यादा समय लगेगा, ये वाली वेव पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, ओके, तो क्या सेंट्रल मैक्सिमा अब यही बनेगा, नहीं, अब सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। अब सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा किधर होगा, ओके, अब यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। तो आफ्टर पुटिंग द स्लैब
after putting the slab in front of source S1, in front of source S1, the wave after putting the slab in front of source S1, time taken by the wave, time taken by the waves to reach the same point, to reach the same point is different, is different. Due to this time difference, due to this time difference, due to this time difference, delta t, there will be a path difference. So central maxima will form at another location, will form at another location. अब ये कहाँ शिफ्ट हुआ, ये हमें आफ्टर पुटिंग द स्लैब इन फ्रंट ऑफ द सोर्स S1, सोर्स S1 के सामने जब हमने स्लैब को रखा तो क्या अब सेम डिस्टेंस तक जाने में ज्यादा समय लगेगा? अब टाइम डिफरेंस आएगा क्या? टाइम डिफरेंस आया तो अपने को क्या मिलेगा? पाथ डिफरेंस। तो अब तो सेंटर मैक्सिमा सेंटर पे नहीं बनेगा, सेंटर मैक्सिमा वही बनता था जहां पे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस जीरो होता था, या यूं कहूं टाइम डिफरेंस भी जीरो होता था। ठीक है, ओके। तो सर किधर शिफ्ट होगा? सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट होगा? ठीक है। तो वेव का सुपर पोजिशन कब होता था? भाई अभी हम बढ़ रहे हैं, वेव को सर सेम डिस्टेंस तक, मतलब दो सोर्सेज से वेव्स निकली और आके किसी एक पॉइंट पे मिली, तो वहीं पे क्या होता था? सुपर पोजिशन ऑफ वेव। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? इंटरफेरेंस। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस दो कोहेरेंट सोर्सेज का ही पढ़ते थे। ओके, कोहेरेंट सोर्स किसको बोलते थे? जिनकी फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चलो अब सर ये शिफ्ट किधर हुआ? नाउ सो सेंट्रल सॉरी यहाँ पे लिख लेना मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा विल फॉर्म एट अनदर लोकेशन, हाईलाइट कर लेना, सेंट्रल मैक्सिमा विल फॉर्म एट अनदर लोकेशन। तो शिफ्ट किधर हुआ? तो कोई बता सकता है? चलो देखो दो केस पढ़ेंगे, शिफ्ट किधर हुआ। अब सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट किधर हुआ, इसको इरेज करूं। मान समझ में आ रहा है? वेयर द सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट। तो शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा देख रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट होगा ये देखते हैं। ये S1 है, ये S2 है, चलो, और ये है आपका स्क्रीन, और ये इनके बीच की दूरी है D। तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट होगा? पहले तो सर सेंटर पे ही बन रहा था, जब कोई भी है ना मीडियम मैंने स्लैब इंसर्ट नहीं किया था, तो पहले बिल्कुल ही सेंटर पे यहाँ पे बन रहा था, बिल्कुल यहाँ पे। अब हमने सोर्स S1 के सामने क्या इंसर्ट कर दिया? स्लैब, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ठीक है, तो अब सेंट्रल मैक्सिमा सर यहाँ तो नहीं बनने वाला, क्योंकि टाइम डिफरेंस आ गया, सेम डिस्टेंस तक जाने में इसको टाइम, इसके रास्ते में क्या आ गया? ट्रैफिक। इसके रास्ते में ट्रैफिक नहीं, इसके रास्ते में ट्रैफिक है, जिस रास्ते में ट्रैफिक है उसको ज्यादा समय लगेगा ना सेम डिस्टेंस जाने में। ठीक है, अभी मान लो सुबह सुबह आते हो तो कोई ट्रैफिक नहीं मिलता, 5 मिनट में आ जाते हो। फिर जब छुट्टी होती है, जब जाते हो दोपहर में, इतनी ज्यादा ट्रैफिक मिलती है, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो यही मान लो ट्रैफिक आ गया, तो इसको अब यहाँ टाइम डिफरेंस आ गया। अब दोनों ही वेव एक पॉइंट पे अलग अलग समय पर पहुंचेंगी, अलग अलग समय पर पहुंचेंगी, तो टाइम डिफरेंस आया, टाइम डिफरेंस आया तो फेज डिफरेंस आया, फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस है। तो क्या यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनने वाला है? नहीं। तो सेंट्रल मैक्सिमम या तो ऊपर शिफ्ट होगा या तो नीचे शिफ्ट होगा। चलो मान लेते हैं नीचे शिफ्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। ठीक है,
सेंट्रल मैक्सिमा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। चलो मान लेते हैं सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट हो गया, नीचे की तरफ। बताना आप लोग। तो क्या ये सही है, बताना। अच्छा ये बताओ, देख के बताओ किसकी पाथ लेंथ ज्यादा लग रही है, इसकी वाली ज्यादा लग रही है, ठीक है, इसकी वाली पाथ लेंथ कम है। सर एक तो ट्रैफिक, ऊपर से पाथ लेंथ ज्यादा, तो क्या यहाँ पे शिफ्ट होगा क्या, नहीं। सर पाथ, एक तो ट्रैफिक है सर, ऊपर से पाथ लेंथ ज्यादा है, तो सर इसकी पाथ लेंथ कम है, इसकी पाथ लेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पे तो पाथ डिफरेंस आ रहा है सर। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा नीचे की तरफ तो शिफ्ट नहीं होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे की तरफ तो शिफ्ट नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हुआ समझ में आया, क्यों सर सेम टाइम, सेम भाई ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या था सर, दो ऐसे पाथ लेंथ जिनको ट्रेवल करने मुझे इक्वल समय लगता था, ठीक है। यहाँ पे तो सर ये छोटा है, ये तो जल्दी पहुंच जाएगा, ये पाथ लेंथ भी बड़ा है, ऊपर से ट्रैफिक है, ठीक है, तो यहाँ तो शिफ्ट नहीं होगा। अब ऊपर शिफ्ट करके देख लेते हैं, चलो ठीक, तो बताओ क्या यहाँ पे बनेगा। हाँ सर बिल्कुल यहाँ बनेगा, कैसे देखो सर, अब तो पाथ लेंथ इसकी छोटी है और इसकी बड़ी है, ये फ्री स्पेस, इसके रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं है, इसके रास्ते में ट्रैफिक है, तो इस बात की संभावना है कि ये दोनों इक्वल टाइम में पहुंच जाए। बात समझ आई। अब सर पाथ डिफरेंस जीरो होने की संभावना है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। पहले क्या था, अब देखो मीडियम से गुजरेगा तो जाहिर सी बात है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा समय लगेगा। ट्रैफिक है सर, 5 किलोमीटर जाने में इसको जितना समय लग रहा है उतना ही समय इसको 7 किलोमीटर जाने में लग रहा है, तो क्या इस बात की संभावना है कि टाइम डिफरेंस जीरो, टाइम डिफरेंस जीरो तो पाथ डिफरेंस जीरो, समझ में आया, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, ये है लोकेशन ऑफ न्यू सेंट्रल मैक्सिमा, ये है लोकेशन ऑफ न्यू सेंट्रल मैक्सिमा। पहले यहां बनता था जब कोई भी स्लैब इंसर्ट नहीं किया था, लोकेशन ऑफ न्यू या न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन या न्यू लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ऐसे लिखो, न्यू लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये कितना शिफ्ट हुआ ये भी हम निकाल सकते हैं, न्यू लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अब मान लो ये कितना शिफ्ट हुआ ये भी हम निकाल सकते हैं, तो शिफ्टिंग कितनी हुई सर, ये मान लो डिस्टेंस है भाई, फ्रिंज ही तो बन रहा है, तो सर सेंटर से कितना, अब सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बोला, सेंटर से कितना ऊपर बन रहा है मान लो भाई, अब ये भाई की वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। न्यू लोकेशन क्यों, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बना, समझ में आया, कोई बताएगा क्यों बना यहाँ पे, टाइम डिफरेंस जीरो, ठीक है। हाँ बताओ भाई आप लोग, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बना, कैसे जीरो हुआ, सर सेम टाइम में पहुंचा यहाँ पे सर। ये जो S2 से वेव निकल रही है और जो S1 से वेव निकल रही है, S2 का पाथ लेंथ ज्यादा है, लेकिन S1 वाली जो वेव है वो मीडियम से भी तो ट्रेवल कर रही है, ट्रैफिक से भी तो ट्रेवल कर रही है, तो इस बात की संभावना है कि दोनों सेम टाइम पहुंचे। तो सर जब डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा एक्स भी जीरो होगा, और जहां पे डेल्टा एक्स जीरो होता था वहां पे डेल्टा फाइव भी जीरो होता था, और यही दोनों कंडीशन क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। इनफैक्ट ये तीनों ही कंडीशन है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। चलो सेंट्रल मैक्सिमा इक्वेशन है, सेंट्रल मैक्सिमा समझ में आ रही, शिफ्ट कितना हुआ, तो जो पाथ डिफरेंस आता है ना, स्लैब को इंसर्ट करने के बाद पाथ डिफरेंस आया कितना था, तो आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब, जो पाथ डिफरेंस आएगा आफ्टर आफ्टर पुटिंग द स्लैब in front of any source, after putting the slab in front of any source, the pattern, ये जो पैटर्न है, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट हुआ, तो जिस सोर्स की तरफ आपने स्लैब रखा है उसी तरफ पैटर्न, आफ्टर पुटिंग द स्लैब इन फ्रंट ऑफ एनी सोर्स, द पैटर्न the pattern will shift, the pattern will shift to the side of that source,
After putting the slab in front of any source, the pattern will shift to the side of that source. After putting the slab in front of any source, the pattern will shift to the side of that source. जिस सोर्स की तरफ आपने स्लैब को रखा हुआ है, देखो सेंट्रल मैक्सिमा उसी तरफ क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया, ठीक है, उस तरफ शिफ्ट हो गया। और जो पाथ डिफरेंस आता है आफ्टर पुटिंग द स्लैब इन फ्रंट ऑफ एनी वन ऑफ द सोर्स, वो आता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, ये मान लो टी है इसकी थिकनेस ऑफ द स्लैब। भाई टी थिकनेस की स्लैब है तो टी डिस्टेंस तक ट्रेवल क्या होगा मीडियम में, ठीक है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, और टी क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, थिकनेस ऑफ द कितना ऊपर शिफ्ट होगा। अब y की वैल्यू आप जानते हो कैसे निकालते थे, लेमडा डी बाई लेमडा, y की वैल्यू कैसे निकालते थे, लेमडा डी बाई कैपिटल टी, सॉरी पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कैसे निकालते थे, y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ऐसे निकालते थे क्या, हाँ, y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ये क्या होता था, पाथ डिफरेंस। इस केस में देखो ये रिलेशन आता था क्या, पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स बराबर वाई इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। अब ये जो पाथ डिफरेंस आई, ये दोनों को मैं इक्वल कर दूं तो क्या मुझे वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये तो अपना सदाबहार फॉर्मूला है, ये तो सभी केसेस में लगेगा। और अभी इस केस में जब हमने स्लैब को यहाँ पे इंसर्ट किया, जब हमने स्लैब को इंसर्ट किया तो जो पाथ डिफरेंस आया क्या आया, डेल्टा एक्स बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी। अगर इन दोनों को बराबर कर दूं तो क्या मुझे वाई की वैल्यू मिल जाएगी, कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है, देखो क्या है, म्यू माइनस वाई इंटू स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी बराबर म्यू माइनस 1 इंटू स्मॉल टी। तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल टी, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये आ गया भाई, ठीक है, समझ में आया क्या, शिफ्ट कितना हुआ ऊपर। चलो चलो देखिए, ये समझ में आया क्या, फ्रिंज विड्थ कहीं कम ज्यादा हो रही, ठीक है। अब सेंटर पे आके देखते हैं, व्हाइट लाइट को इंसिडेंट किया है, अब सेंटर पे देखते हैं, ठीक है, इसको हटा। अब इंटेंसिटी का वेरिएशन यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ। तो देखेंगे व्हाइट लाइट आ रही सेंटर पे, सभी कलर के मैक्सिमम बनने वाले, ठीक है। कोई भी स्लैब इंसर्ट नहीं किया है तो बिल्कुल पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0 होगा, दोनों की पाथ लेंथ इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स मैक्सिमा of all the colors will form at center। ऐसा नहीं सिर्फ सेंटर पे ही बनेगा, जहां जहां मैक्सिमा बनता था वहां वहां भी सेम कलर का ही मैक्सिमा बनेगा, ठीक है, मतलब सॉरी सेम नहीं, सारे ही कलर का मैक्सिमा बनेगा, ठीक है, क्योंकि व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करा। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेड कलर का मैक्सिमा बनाता, फॉर एग्जांपल, तो रेड कलर थोड़ा सा एक्सटेंड करो, तो रेड कलर का मैक्सिमा कुछ ऐसा बनता क्या, ये बराबर है, ठीक, ऐसे मान लो, ऐसे पूरा। ये रेड कलर सर इतना बड़ा क्योंकि फ्रिंज विड्थ इसकी ज्यादा है, यही तो है फ्रिंज विड्थ, यही तो है फ्रिंज विड्थ भाई। अब मैं अगर बनाऊं वायलेट कलर के लिए, वायलेट कलर के लिए, तो फिर ऐसे बने क्या, क्यों, क्योंकि वायलेट कलर की फ्रिंज विड्थ कम होगी, फ्रिंज विड्थ ऑफ
वॉयलेट कलर मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ ऑफ वॉयलेट कलर, और ये क्या है फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड कलर। समझ में आ रहा है? रेड कलर। तो बताओ अब इधर देखो, सेंटर पे तो सर सभी कलर की मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हैं, ठीक है, इंटेंसिटी का वेरिएशन है ये। यहाँ पे किसकी इंटेंसिटी है वॉयलेट कलर की, यहाँ पे किसकी इंटेंसिटी ज्यादा लग रही है रेड कलर की, ठीक है। ओके, यहाँ पे आए, यहाँ पे सर रेड कलर की इंटेंसिटी ये है, वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी है। सर वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी यहाँ है, रेड कलर की इंटेंसिटी यहाँ पे है, तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है रेड कलर की। सर वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, स्क्रीन पे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने देखा, मान लो, तो हमने देखा सर वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी तो कम है, रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो जो अपने को फ्रिंजेस दिखेंगे वो रेडिश कलर में दिखेंगे। क्या क्यों? क्योंकि रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सेम पॉइंट पे देखो इंटेंसिटी ऑफ द वॉयलेट कलर एंड इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर, इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर, तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है रेड कलर। भाई ये इंटेंसिटी का वेरिएशन है, ये देखो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा दिख रही है सर रेड कलर की। तो एग्जैक्टली रेड नहीं दिखा रहा लेकिन रेडिश दिखे, क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी रेड की ज्यादा है। तो क्या बोलोगे एट सेंटर कौन सा कलर दिखाई देगा, सिंस इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर इज मैक्सिमम या मोर, तो क्या बोलोगे रेडिश कलर विल अपीयर, ठीक है। चलो तो लिखोगे यहाँ पे पॉइंट लगा के, ये पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नियर द सेंटर, नियर द सेंटर, नियर द सेंटर इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर, intensity of red color near the center, intensity of red color is maximum, hence fringes will appear, fringes will appear reddish, fringes will appear reddish, ठीक है, लाल हल्के लाल कलर के दिखाई देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर इज मोर देन इंटेंसिटी ऑफ द वायलेट कलर, तो हमें क्या दिखाई देगा रेडिश दिखाई देगा। लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, ठीक है, लैम्डा ये दिया हुआ है, was used the angular width of the first minima formed on a screen placed 1 meter away, ये क्या दिया कैपिटल डी, ये कैपिटल डी दिया हुआ है, ठीक है। चलो, was found to be 0.2 degree, what will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water, एंगुलर विड्थ क्या है भाई 0.2 डिग्री, ठीक है। और एंगुलर विड्थ आप लोगों ने पढ़ा था सर, ये सोर्स है, मान लो ये सोर्स है, सोर्स से स्क्रीन की दूरी है कैपिटल डी, यहां से सर हमने लाइट को इंसिडेंट किया था, मतलब वेव गई थी, तो फ्रिंज विड्थ बना था क्या, वो फ्रिंज विड्थ, ये फ्रिंज विड्थ थी, ठीक है। उसको मैंने जूम आउट करके देख रहा था, ठीक है, जूम किया और देख रहा था, ठीक है, जूम इन बोलते हैं, जूम आउट, जूम इन किया, ठीक है। चलो, तो फिर वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सोर्स पे, उसी को हम क्या बोलते थे, उसी को हम क्या बोलते थे एंगुलर, क्या बोलते थे एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो tan थीटा बराबर क्या था बीटा अपॉन में डी, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा बोल दिया था क्या हमने, अल्फा, अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा बराबर क्या आ गया था बीटा अपॉन में डी, अल्फा बराबर बीटा अपॉन में डी। अब इसको सॉल्व किया तो क्या था लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, स्क्रीन के बीच की दूरी पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिपेंड नहीं कर रहा था, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा था, कौन सी वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट किया है और स्लिट्स के बीच की दूरी क्या है। समझ में आया क्या? तो अल्फा बराबर तो सर ये आ गया वो मैंने बोला था अगर पूरे अपरेटस को मैं मीडियम, ये किसमें आया मान लो एयर, अगर पूरे अपरेटस को मैं मीडियम में इमर्ज कर दूं तो अल्फा इन मीडियम जो आया था, अल्फा इन मीडियम इज इक्वल टू एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू, बस हो गया। सॉल्व करो देखो क्या है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन एयर कितना है 0.2 डिग्री, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन मीडियम कितना होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन मीडियम इक्वल टू एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन एयर, ये क्या है अल्फा इन एयर, पुट करो 0.2 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 4/3, 3 को ऊपर लेके जाओ, अल्फा मीडियम, हाँ 0. अरे क्या
0.6 डिवाइड बाई 4, सिंप्लीफाई करोगे तो 3, ये 0.3 आएगा, नीचे 2 आएगा, ठीक है। तो अल्फा इन मीडियम आ गया आपका 0.15 डिग्री। समझ में आया कौन सा है, कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट इज 2 मिलीमीटर, डी की वैल्यू दी है, स्मॉल डी की वैल्यू। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 5896 एंगस्ट्रॉम एंड डिस्टेंस कैपिटल डी between the screen and slit is 100 centimeter, बोले तो 1 मीटर। It is found that the angular width of the fringes is 0.20 degree. To increase the fringe width, अब fringe width को मुझे क्या करना है, increase करना है। To increase the fringe width and angular width by this with same wavelength and d, the separation between the slits need to be, slits के बीच का separation कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, अपने को सर पता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। सर ये डी पे डिपेंड नहीं करता, क्या, एंगुलर फ्रिंज विड्थ डज नॉट डिपेंड ऑन डी, ये सब मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो सिंस बोला सर विथ सेम लैम्डा एंड कैपिटल डी, लैम्डा सेम हो गया क्या, हटा दो इसको क्योंकि लैम्डा सेम हो गया। तो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या गया, स्लिट्स के बीच की दूरी। अल्फा 1 अपॉन में अल्फा 2 क्या बोलोगे, d2 अपॉन में d1। चलो ये है क्या रिलेशन अपना, अब इसको यूज कर लेंगे। बताओ सर जब फ्रिंज विड्थ, सर एंगुलर फ्रिंज विड्थ 0.20 डिग्री था, तो स्लिट्स के बीच की दूरी कितनी थी, 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर, सर मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे, क्योंकि रेशियो आएगा कट जाएगा, जो भी कन्वर्जन यहाँ करोगे वही ऊपर करना पड़ेगा। अल्फा 2 कितना है सर, 0.21 डिग्री, तो कितना आएगा यही तो निकालना है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करोगे, पॉइंट से पॉइंट गैप कर दो, तो d2 बराबर क्या आएगा, 40 अपॉन में 21, क्या आया, लगभग 1.9 आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.9 मिलीमीटर, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 मिलीमीटर अपार्ट, स्मॉल डी की वैल्यू दी है, ठीक है। द स्लिट्स आर 2 मिलीमीटर अपार्ट एंड आर इल्यूमिनेटेड बाय फोटॉन्स ऑफ 2 वेवलेंथ। एक बार वेवलेंथ हमने क्या यूज किया, 12000 एंगस्ट्रॉम, एक बार वेवलेंथ हमने क्या यूज किया, 10000 एंगस्ट्रॉम। बोल रहा एट व्हाट मिनिमम, इस शब्द पे जरा ध्यान देना, एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट will a bright fringe from one interference pattern coincide with a bright fringe from the other, ठीक है, समझा। एक देखो वही है ना, ओवरलैपिंग ऑफ द फ्रिंजेस। मैंने एक बार लैम्डा 1 वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट किया, तो मान लो जहां पे ब्राइट फ्रिंज बना, 500 ब्राइट फ्रिंज जहां पे बना, ठीक है। दूसरी बार लैम्डा 2 वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट करा, तो सर जहां पे पहले केस में 500 ब्राइट फ्रिंज बन रहा था ना, वहां पे लैम्डा 2 के केस में 800 ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। तो जो y की वैल्यू है, क्या मैं इसे लिखूंगा क्या, इन द फर्स्ट केस दोनों की जो लोकेशन है y1 बराबर y2, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2 करके आया था क्या, डेरिवेशन नहीं करने जा रहा हूं, बस यहां पे डायरेक्ट लगाओ। अपने को दिया क्या क्या, स्लिट्स के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी कितनी दी है, बस 2 मीटर दिया क्या, ओके। एक बार वेवलेंथ आपने क्या यूज किया, 12000 एंगस्ट्रॉम, 12000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा 2 कितना दिया हुआ, 10000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द 2 मीटर फ्रॉम द, तो आपको देखो एपरेटस कैसा था, ये S1 थे, ये S2 था, इनके बीच की दूरी थी d, ओके। यहां से लाइट को इंसिडेंट कराते थे क्या, एक बार वेवलेंथ लैम्डा 1 लिया, एक बार वेवलेंथ लैम्डा 2 लिया, ओके। और ये अपना क्या है, स्क्रीन, ये क्या है अपना स्क्रीन, ओके। और स्क्रीन के बीच की दूरी और स्लिट की, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी क्या दिया हुआ है, 2 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस, एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन, ठीक है, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, दोनों केस में। तो जब लैम्डा 1 लिया था, तो बताओ इस केस में क्या लिखते थे हम लोग, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। अब वो सब डेरिवेशन में नहीं बताने जा रहा सर, जहां पे पहले केस में 5वां ब्राइट फ्रिंज बना था, वहीं पे दूसरे केस में 8वां ब्राइट फ्रिंज बना, लोकेशन सेम है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इन द केस ऑफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन द केस ऑफ, ये सब लिख लेना, ठीक है। तो अपने को सर
रेशियो फाइंड आउट करना है। लेमडा वन पता है, n1 अपॉन में n2 बराबर, तो बोल रहा है ना, ठीक, लेमडा टू अपॉन में लेमडा वन। लेमडा टू की वैल्यू है 10,000 एंगस्ट्रॉम और लेमडा वन की वैल्यू है 12,000 एंगस्ट्रॉम। ज्यादा लिख दिया क्या? हाँ, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट, 3 से 3 जीरो कैंसिल, तो कट करोगे 5 और 6, तो n1 अपॉन में n2 बराबर 5 अपॉन में 6, यह क्या? तो फर्स्ट केस में जो पांचवा फ्रिंज है ब्राइट फ्रिंज, पांचवा ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट केस में, गौर करो ब्राइट फ्रिंज लिख रहा है बार बार, फर्स्ट केस में पांचवा ब्राइट फ्रिंज, सेकंड केस की छठवीं ब्राइट फ्रिंज से कोई सैचुरेट, क्यों सर? सेकंड केस में वेवलेंथ कम है, तो देखो सेकंड केस में वेवलेंथ कम था, लेमडा 1 10,000 सॉरी 12,000 एंगस्ट्रॉम का पांचवा ब्राइट फ्रिंज बनेगा, वहीं पे 10,000 एंगस्ट्रॉम का छठवां ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अब बोला है मिनिमम, सबसे पास में यही है, देखो 1 का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ, नो डाउट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 10/12 20/24, जैसे जैसे दूर जाओगे इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी, क्या 2 4 8, समझ में आया? तो मिनिमम इसीलिए लिखा एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस, सबसे पहले पांचवा ब्राइट फ्रिंज ऑफ लेमडा 1 या 12,000 एंगस्ट्रॉम कोइंसाइड्स विद द सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ 10,000, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये देखो, द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I नॉट, मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी आ रही क्या आ रही? I नॉट। Distance between two slits is 5 lambda, where lambda is the wavelength of the light used in the experiment. What will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at d equal to 10 times of d? याद है वो S1 S2 इनके बीच की जो स्लिट की दूरी है वो दिया है d बराबर 5 lambda, और इनके स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो दिया है d बराबर 10d। Intensity in front of one of the slits, इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, जस्ट एक किसी स्लिट के सामने, किसी एक स्लिट के सामने, यहां पे इंटेंसिटी क्या होगा? मान लो ये है पॉइंट पी, यहां पे इंटेंसिटी क्या होगा? तो बताओ, ये बिल्कुल सेंटर है क्या? ये सेंटर, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स, तो ये दूरी कितनी हो जाती थी? d/2, और y की वैल्यू अपने को पता चल गई d/2, सेंटर से d/2 की दूरी पे मुझे चाहिए इंटेंसिटी। तो बताओ यहां पे पाथ डिफरेंस क्या आएगा, पहले ये बताओ सर। y बराबर पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता था क्या होता था? y स्मॉल d अपॉन में कैपिटल D, ओके। y की वैल्यू तो सर दिया हुआ है d/2, पुट करो यहां पे d/2 इनटू d डिवाइडेड बाय कैपिटल D की वैल्यू क्या है? 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल d, 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल d, ठीक है। तो डेल्टा x की जो वैल्यू आ गई वो क्या है? d से d कैंसिल करूं क्या? तो d/20 आ गया क्या? और d की वैल्यू क्या दे रखा? 5 लैम्डा, 5 लैम्डा दिया हुआ, ये देखो, चलो पुट करो यहां पे 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 20, तो क्या आ गया? लैम्डा/4, तो जो डेल्टा x की वैल्यू आई वो क्या है? लैम्डा अपॉन में 4, ओके। समझ में? ये पाथ डिफरेंस आ गया, अभी इंटेंसिटी नहीं आई। इंटेंसिटी की कैलकुलेशन सर जब कुछ भी ना दिया हो तो दोनों ही सोर्सेस की इंटेंसिटी क्या मान लेते हैं? सेम, ठीक है। चलो आई नॉट ये भी है और आई नॉट ये भी, ठीक है। क्या 2 आई नॉट आ रहा है ऑप्शन में? नहीं, देख लेता हूं, ठीक है। तो द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। आई मैक्स दे दिया है, आई नॉट अपने 4 आई नॉट रखा होगा ना अपने फॉर्मूले में, वो ये आई मैक्स है, ये आई मैक्स दे दिया है, ठीक है। अब रखो, चलो नेक्स्ट पेज पे मैं कर देता हूं। सर इंटेंसिटी जो आती थी क्या आती थी? आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाई अपॉन में 2 या डेल्टा फाई अपॉन में 2। सर डेल्टा फाई क्या होता है ये बताओ? आई मैक्स अपने क्या दिया हुआ है? आई नॉट, 4 आई नॉट नहीं रखना है, आई मैक्स दे दिया है, कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई कितना होगा? डेल्टा एक्स इंटू 2 पाई अपॉन में लेमडा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आई बराबर क्या आ गया? आई नॉट
कॉस स्क्वायर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या निकाला आपने, लेमडा बाई 4 इंटू पाई बाई लेमडा। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो आई बराबर क्या आ गया, आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, आई बराबर ये cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, हाँ तो 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, आई बराबर क्या आ गया, आई नॉट बाई 2। ठीक है, ये आंसर है आपका, ए जी ओ जी है इधर ध्यान दो। ठीक है, चल अब देखो ये सेटअप है, जब अपर्चर या ऑब्स्टेकल की साइज वेवलेंथ, ये जो लाइट इंसिडेंट करे उसकी वेवलेंथ से बहुत बहुत ज्यादा होगी, तो लाइट विल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। जब एक ऑब्स्टेकल से गुजारोगे लाइट को, और जो ऑब्स्टेकल या तो सर ऑब्स्टेकल रख दो या तो अपर्चर, बोले तो यहाँ पे एक होल है, यहाँ बिल्कुल एक पूरा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, तो कुछ होने, अभी देखो यही है डिफ्रैक्शन, यही है डिफ्रैक्शन, अभी जो हो रहा था, साउंड वेव वहां पे है लेकिन सुनाई इधर भी दे रहा है। ठीक है, यही है डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ द वेव्स, शार्प एजेस पे बेंडिंग ऑफ द वेव्स क्या होता है, डिफ्रैक्शन। ये अभी देखो बस उधर रहा है सर, अच्छा क्या ऐसा है कि लाइट वहां पे ऑन करेंगे, अपने प्रिंसिपल अपने ऑफिस में लाइट ऑन करेंगे, यहाँ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक, चलो तो देखो डिफ्रैक्शन का एग्जांपल, चैप्टर स्टार्ट हुआ उसने बोला नहीं मेरा एग्जांपल दो, तो मैंने उसी का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, वही है डिफ्रैक्शन। अब कैसे, ये देखना, जब अपर्चर की साइज या यूं कहूं ऑब्स्टेकल, या तो ऑब्स्टेकल लगा दो, एक लाइट रेस की जो पाथ है उसमें एक ऑब्स्टेकल रख दो, या तो एक होल करो। ठीक है, और यहां से लाइट को इंसिडेंट करो, अगर इसका अपर्चर इस लाइट जो इंसिडेंट करा इसकी वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो लाइट रेज विल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल देखो ये लाइट है क्या, ठीक है, ओके, अब मान लो मैंने खोल कर दिया। ठीक है, अब जो लाइट का वेवलेंथ है, अब जो ये लाइट का वेवलेंथ है उसके रिस्पेक्ट में, ये जो देखो आपको होल दिख रहा है क्या, ठीक है, लाइट, अब देखो ये पूरा जो कार्डबोर्ड है या पेज है जहां पे लाइट है उसको ब्लॉक कर रखा है, आपको एक शैडो एक होल दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो होल की साइज है, ये जो अपर्चर है, ये जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हो इसकी वेवलेंथ से बहुत ही ज्यादा है। लाइट की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होती है, 10 टू द पावर -7 मीटर के ऑर्डर का होती है। ठीक है, सुनिए, ओके, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है देखो अभी दिख रहा है क्या, बाकी रीजन में क्या दिख रहा है, शैडो दिख रहा है, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। दिख रहा है क्या, जहां पे लाइट पास हो पा रही बस वहीं पे अपने को क्या दिखाई दे रहा है, मतलब जहां पे होल है बस वहीं से लाइट पास हो रही है, बाकी जगह पे नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो होल की साइज है ना, ये जो लाइट इंसिडेंट करो सर उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, ये 10 टू द पावर माइनस, ये जो लाइट इंसिडेंट किया उसका वेवलेंथ क्या है, एंगस्ट्रॉम में, इसकी तो कुछ सेंटीमीटर में होगी ना साइज, होल की डायमीटर सेंटीमीटर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, समझ में आया, एज कंपेयर टू वेवलेंथ, एज कंपेयर टू वेवलेंथ अपर्चर क्या है बहुत ही, तो लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है, लाइट रे बिल्कुल, आई होप समझ में आया होगा आपको। चल तो ना, अब क्या हुआ, अब जिंदगी मस्त चल रही थी, दुनिया में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन साइंटिस्ट हैं, उनको कुछ ना कुछ है ना यूनिक चीजें करनी होती है, परेशान करना होता है ताकि आप लोगों का सिलेबस बढ़ जाए। उन्होंने क्या किया, इस होल को या अपर्चर को या ऑब्स्टेकल की साइज को कम करते चले गए, कम करते चले गए, कम करते चले गए, इतना कम कर दिया इसकी जो साइज है वेवलेंथ के लगभग लगभग बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर, समझ में आया, जब इस अपर्चर या ऑब्स्टेकल की साइज जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हो उसकी वेवलेंथ के बराबर हो गई, तो उन्होंने देखा सर जहां छोटा करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, एक कंडीशन ऐसी है भाई, अब कायदे से तो ये होना चाहिए कि जहां पे छेद है, जहां से लाइट पास हो पा रही है बस वहीं तक वही दिखना चाहिए अपने को, जितना उसका साइज है बस उतना ही लाइट पास होना चाहिए, उतना ही रीजन अपने को ब्राइट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, लाइट जो है ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में भी दिखाई देने लगा। लाइट कहां पे दिखाई देने लगा, इसी को हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ द लाइट्स। यही फिनोमेना क्या है, डिफ्रैक्शन।
सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था ग्रिमाल्डी ने, ठीक है, ओके, नाम पे नहीं जाना, ठीक है, ग्रिमाल्डी ने एक्सप्लेन किया था, ओके। चल इसको बनाओ। जब व्हेन अपर्चर का साइज, व्हेन साइज ऑफ अपर्चर इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ, तो क्या हुआ, लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कर रहा था, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। रे ऑप्टिक्स की प्रॉपर्टी है भाई, लाइट किधर जाती है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। चलो तो लिख लेना, साइज ऑफ व्हेन साइज ऑफ अपर्चर, अपर्चर या ऑब्स्टेकल, व्हेन साइज ऑफ अपर्चर या ऑब्स्टेकल, ब्रैकेट में बोले तो ए, इज very large as compared to the wavelength of the incident, as compared to the wavelength, as compared to the wavelength of wave, then wave then wave propagates in straight line, propagates in straight line, straight line, इसको लिखिए। वेवलेंथ से बहुत ही ज्यादा था, तो लाइट रेज बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, ठीक है। जितना यहाँ पे स्लिट विड्थ थी या स्लिट की साइज थी, उतने ही रेंज में लाइट चली गई, लाइट बेंड नहीं हुई, लाइट बेंड नहीं, समझ में आया, ओके। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, साइज को रिड्यूस करते चले गए ना, साइज को, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या अपर्चर, इन्होंने क्या किया, रिड्यूस किया, रिड्यूस, इन्होंने रिड्यूस किया और देखा कि सर जब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या अपर्चर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ, जब साइज ऑफ अपर्चर या ऑब्स्टेकल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ, तो जो यहां से लाइट रे जा रही थी वो बेंड हो गई, शार्प एजेस से वो बेंड हो गई, ठीक है। तो बेंड हुई तो लाइट रेज अब यहां भी पहुंची, लाइट रेज यहां भी पहुंची, ओके। और लाइट रेज जानी कैसे चाहिए थी, कायदे से देखा जाए तो स्लिट में जितनी लाइट पास हो रही थी बस उतना ही जाना चाहिए था, बिल्कुल यही पे उसका वो इमेज जो भी लाइट दिख रही उतनी दिखनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या सर, जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन था सर, ये तो ब्लॉक किए हुए ना, अभी मैंने इसकी साइज, पहला केस था वो जब साइज बहुत ज्यादा, अब दूसरा केस क्या, जब साइज को कम करते 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 वेवलेंथ के लगभग लगभग बराबर कर दिया, तो जब लाइट रेज पास हो रही थी तो क्या हो गई, डिफ्रैक्ट, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हुई, कहां, शार्प एजेस से। तो एक्चुअल में तो सर ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन था, देखो जहां पे होल था वहीं पे लाइट पास हो रही थी, कायदे से तो जहां पे होल है वहीं से लाइट पास होनी चाहिए और पूरा शैडो दिखना चाहिए, और दिख भी रहा था, और दिख भी रहा था। लेकिन अभी हमने साइज को इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि सर वो वेवलेंथ के लगभग लगभग बराबर हो गया, वेवलेंथ के लगभग लगभग बराबर हो गया, तो जो लाइट थी वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई या शार्प एजेस से बेंड हो गई, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। तो अपने को यहाँ पे भी फ्रिंजेस दिखाई देने लगते हैं, यहाँ पे भी फ्रिंजेस दिखाई देने लगते हैं। हाँ सर, सेंटर पे लाइट ज्यादा है तो सेंटर पे सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी की फ्रिंज बनती थी, समझ में आया क्या, ठीक है। यहाँ पे अपने को फ्रिंजेस, ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में चली गई, एक्चुअल में यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द लाइट दिख रही थी। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सेंटर पे, जैसे जैसे दूर जाओगे इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, ओके। तो अब लिखेंगे डिफ्रैक्शन होता क्या है, डिफिनीशन, अब डिफिनीशन अपना तैयार हुआ, अब डिफ्रैक्शन का अपना डिफिनीशन तैयार हुआ। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन, तो डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, लाइट का मुड़ना या वेव्स का मुड़ना, लाइट वेव या साउंड वेव, साउंड वेव हमें इजीली डे टू डे लाइफ में दिखता है, ठीक है, ओके। अभी कोई अंदर जाके यहाँ पे बोले तो हमें सुनाई देगा, वो तो अपने कमरे में रहा है लेकिन सुनाई मुझे भी दे रहा है, क्यों, क्योंकि जो साउंड वेव आई वो बेंड हुई कॉर्नर से और फिर ट्रेवल करके मेरे पास तक आ गई, ठीक है। क्योंकि साउंड वेव का जो वेव लेंथ होता है वो मीटर सेंटीमीटर में होता है, और जो ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल जैसे मान लो मोबाइल फोन हो गया,
फैन हो गया, बॉटल हो गया, ये सभी तो सेंटीमीटर मीटर में है। तो हमें डिफ्रैक्शन साउंड वेव की वजह से आसानी से देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द लाइट, क्योंकि जो लाइट की वेवलेंथ है वो 10⁻⁷ ऑर्डर का है एंगस्ट्रॉम में, और एंगस्ट्रॉम की साइज का ऑब्जेक्ट अपने पास इजीली अवेलेबल नहीं होता। हाँ, लैब में हम कर सकते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी। तो डिफिनीशन क्या है इसका, देखो डिफिनीशन इसका है, देखो ये भी तो है ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल पहले हमने क्या लिया अपर्चर, तो ये क्या है, ऑब्स्टेकल ही तो है, इसकी शैडो बन रही है, जहां पे ऑब्स्टेकल है वहां से लाइट रेज पास, बाकी सभी रीजन में पास हो गई, तो जहां ऑब्स्टेकल था वहां पे देखो शैडो बन रहा है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो, लाइट रेज ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन, मतलब जो ऑब्स्टेकल का साइज है लाइट रेज की वेवलेंथ से, लाइट रेज की वेवलेंथ से बहुत ही क्या है, ज्यादा है भाई। लाइट रेज की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होती है, ये सेंटीमीटर में है, समझ में आया, इसकी साइज सेंटीमीटर में है और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है, एज कंपेयर टू द लाइट रेज, या लाइट वेव की जो वेवलेंथ है उसके कंपेयर में ऑब्स्टेकल की साइज बहुत ज्यादा है, तो हमें डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और जितना जो भी ऑब्स्टेकल है उतना रीजन में शैडो बनाएगा, बाकी रीजन में लाइट रेज पास हो जाएंगे, या इन अदर वर्ड्स अपर्चर, अपर्चर में क्या होता था, होल होता था क्या अभी देखो, ठीक है, जितना होल है बस उतने में ही लाइट पास हो पा रही क्या, ओके। बाकी रीजन में क्यों नहीं पास हुई, बाकी रीजन में क्यों नहीं पास हो पा रही है, क्योंकि सर यहाँ पे शैडो मतलब ब्लॉक कर रहा है ना लाइट वेव को, लाइट वेव्स को ब्लॉक कर रहा है, मतलब ये जो ऑब्स्टेकल है इसका डायमीटर या इसका साइज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट क्या है, बहुत ही ज्यादा है, तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गई, ठीक है, ओके, समझ में आया। तो अभी भी अपने को डिफ्रैक्शन नहीं देखने को मिला, तो फिर एक साइंटिस्ट थे ग्रिमाल्डी, उन्होंने क्या किया, ऑब्स्टेकल की साइज अपर्चर की साइज को कम करते चले गए, कम करते चले गए, कम करते चले गए, इतना कम कर दिया कि जो अपर्चर की साइज थी एज कंपेयर टू द, जो अपर्चर की साइज थी एज कंपेयर टू द वेवलेंथ वो बराबर बराबर आ गई लगभग। तो एक्चुअल में तो रेज यहाँ दिखनी चाहिए थी सर, अब ज्योमेट्रिकल यहाँ पे बिल्कुल शैडो दिखना चाहिए था, लेकिन अब लाइट वेव बेंड हुई और ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में भी अपने को लाइट रेज दिखी, ठीक है, बात समझ में आई। अब नेक्स्ट देखते हैं, opaque obstacle on aperture and its spreading in the geometrical shadow region। सर यहाँ पे कायदे से देखा जाए तो लाइट रेज नहीं आनी चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे आनी चाहिए थी, लेकिन चलेगी, ठीक है, समझना, यही है डिफ्रैक्शन। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इंटेंसिटी उसकी कम होती जा रही है, इंटेंसिटी उसकी कम होती जा रही है, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे 5-10 मिनट, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, चलो दिख रहा है अब आप लोगों से ना, ओवर हो रहा है यहाँ से लाइट रेज को इंसिडेंट करा, लाइट, ये क्या है, स्लिट विड्थ है, लाइट जो वेवलेंथ है लैम्डा, स्लिट विड्थ इज, ये अपना स्लिट है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीन हमने लिया था, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, जितना स्लिट विड्थ है उतने ही रीजन में लाइट आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लाइट रेज बेंड हो गई, ठीक है। तो अपने को क्या दिखा, एक जगह जैसे जैसे दूर जा रहे थे इसकी विड्थ नहीं इंटेंसिटी कम हो रही थी, ठीक है, इंटेंसिटी कम हो रही थी, इसकी इंटेंसिटी कम हो रही थी, ओके। मतलब अगर मैं बोलूं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, अगर मैं इसी स्क्रीन को यहाँ पे शो करूं, सेम स्क्रीन को यहाँ पे शो करता हूँ लीनियर, बिल्कुल फ्रंट से देखो स्क्रीन को, तो एक लाइन दिखेगी क्या, ओके, एक लाइन दिखेगी क्या आपको, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी का वेरिएशन आएगा सर, सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा होगा, उसकी इंटेंसिटी फिर कम होता जाता है, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर ये कम होता जाता है, ठीक है, ओके। जैसे जैसे दूर जाएंगे इसी डिफ्रैक्शन को, इसी फिनोमेना को हम क्या बोल दिए, डिफ्रैक्शन, ये बेंडिंग ऑफ द लाइट, दूर गए सर, लाइट मिली यहाँ पे अपने को, नो डाउट सेंटर पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम, सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, नो डाउट, लेकिन सर जिस रीजन में नहीं जानी चाहिए थी लाइट उस रीजन में भी चली गई, और उस रीजन को हमने क्या बोला, ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन, सेंटर पे मैक्सिमम बनेगा, तो यहां से जो लाइट वेव आ रही है उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट क्या होता था सर, जिस डायरेक्शन प्रोपगेट करेंगे उसका परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट प्रोपगेटिंग इन द सेम, सॉरी वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, ये क्या है वेव फ्रंट, ये क्या है वेव फ्रंट, ठीक है। तो जैसे यहां से लाइट रेस पास होंगी तो इनका जो वेव फ्रंट है वो कैसा, लाइट रेस तो क्या हो रही है सर,
डिफ्रैक्ट डेविएट हो रही, तो उनका वेव फ्रंट कैसा हो गया, ये हो गया वेव फ्रंट। ओके, तो कई बार वो रेज की प्रोपगेशन की डायरेक्शन में देके वेव फ्रंट देता है, तो समझ जाओगे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर प्रोपगेट होता है या प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है, समझ आया? ठीक है, ये अपना सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। ओके, एक ही स्लिट है, ठीक है, डबल स्लिट पढ़ेंगे जिसमें दोनों आ जाते हैं, यंग डबल स्लिट और डिफ्रैक्शन, दोनों फिनोमेना देखने को मिलेंगे। तो अभी उसको कल पढ़ाऊंगा मैं। तो डिफ्रैक्शन किसका आसान है, साउंड वेव का। क्यों, साउंड वेव की जो वेवलेंथ है वो 1.6 मिलीमीटर से लेकर 16 मीटर तक होती है, 16 मीटर तक होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये फ्लोर है, इस फ्लोर की अप्रोक्सीमेटली लेंथ में बोलूंगा तो 16 मीटर आएगी अप्रोक्सीमेटली, इतनी ज्यादा वेवलेंथ होती है साउंड वेव की। और मिनिमम 1.6 मिलीमीटर, वो जिस स्केल का 1.6 और 2 के बीच की, 1 और 2 के बीच होता है, ठीक है। तो सर जब साउंड वेव की वेवलेंथ इतनी ज्यादा है, तो इतनी ज्यादा साइज की ऑब्स्टेकल अपने पास या अपर्चर अपने पास अवेलेबल है, तो डिफ्रैक्शन इन साउंड वेव इज मोर इजी एज कंपेयर टू द लाइट वेव। लाइट वेव का डिफ्रैक्शन आसान नहीं है, आसान किसका है, साउंड वेव का। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, वहां पे उस्मा मैम अगर बैठे होंगे तो उनको भी सुनाई दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, समझ आ रहा है? या स्कूल में देखो म्यूजिक चालू था, तो वहां पे म्यूजिक बजा रहे थे तो यहाँ पे सुनाई दे रहा था, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मुश्ताक सर ने अपनी ऑफिस में लाइट ऑन किया तो यहाँ पे लाइट आगे टर्न करके नहीं आएगी ना, ठीक है। या एक कमरे में लाइट, मान लो बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, एक कमरे में लाइट को ऑन करो तो दूसरे कमरे में हल्की सी रोशनी आती है, ठीक है। ओके, समझ आया? अभी बैक पैक मत करो, अभी पूरा इसको समराइज करना मुझे, ठीक है, डिफ्रैक्शन को। ओके, अब देख लेते हैं सर, जब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो बाल तो गायब हो ही रहे, तो जो बाल की साइज है, क्या ये माइक्रोमीटर से होंगी क्या, माइक्रोमीटर से होंगी क्या, ठीक है। और अभी ऑब्स्टेकल माइक्रोमीटर एंगस्ट्रॉम, लगभग लगभग लाइट की वेवलेंथ के। तो देखो डिफ्रैक्शन, जो मेरा बाल है बिल्कुल पतला हो चुका है, ठीक है, तो उसकी साइज मैंने इसलिए पतला किया क्योंकि आपको डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट समझा सकूं, है ना। तो देखो दिख रहा है क्या, हाँ, फ्रिंजेस दिख रहे हैं क्या, सेंटर पे बिल्कुल मैक्सिमम बन रहा है, देखो एक मिनट रुको, सेंटर पे बिल्कुल मैक्सिमम बन रहा है क्या, उसका फ्रिंजेस दिख रहे हैं क्या। एक्चुअल में तो सर जहां पे मेरा हेयर है वहां पे ब्लॉक हो जाना चाहिए था, उसके बगल में ही सिर्फ लाइट दिखनी चाहिए थी, लेकिन सर यहाँ पे देखो अपने को डार्क ब्राइट, ठीक है, फैल गई लाइट। ओके, समझ में आया, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में चली गई जहां पे नहीं जाना चाहिए था। ओके, अभी हेयर को रिमूव करूंगा तो ये फ्रिंजेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, अभी ये फ्रिंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, जैसे मैं हेयर को रिमूव करूंगा, देखो। ओके, समझ में आया क्या, ये डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ द लाइट, बस सीधा सा बोलो, बेंडिंग ऑफ द लाइट या बेंडिंग ऑफ द वेव्स, ऐसे बोलो। ओके, ओके, तो चलो समराइज कर देते हैं इसको। तो किसका डिफ्रैक्शन सबसे आसान है, साउंड वेव का, तो लिखो इसको, पैरामीटर्स पे डिफ्रैक्शन डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन।